आज की क्लास में हम लोग जस्ट वार थ्योरी जो इंटरनेशनल एथिक्स का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था कुछ एंगल जो है उस पर अलग से मैं क्लास लूँगा, तो उसी में जस्ट वार थ्योरी है। हिंदी में कह सकते हैं न्याय संगत युद्ध या न्याय के लिए युद्ध, है ना। और इसको ये मिलिट्री एथिक्स के रूप में भी या वार एथिक्स के रूप में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही सब चीज़ें जो है जो हम लोग समझ रहे हैं, यानी आपको बताना है। यानी जस्ट वार थ्योरी जो है अलग अलग, जैसे वार एथिक्स है या आपको मिलिट्री एथिक्स है, इस तरह की चीज़ें आए, है ना, तो उसमें ये आप यूज कर लेंगे। तो जस्ट वार थ्योरी में कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, इंट्रो समझेंगे, कुछ सैद्धांतिक पक्ष इसके जो हैं उसको हम लोग समझेंगे, और तीन चीज़ें जो इसके एथिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। एक तो युद्ध करने के पहले की स्थिति, बिफोर गोइंग टू वार, और ड्यूरिंग वार जब युद्ध आरंभ हो चुका है उसमें कौन से एथिकल चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और युद्ध के पश्चात कौन से एथिकल ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर होते हैं। तो ये तीन पक्ष हमारे लिए जानना जरूरी है। तो न्याय संगत युद्ध या जस्टिस वार थ्योरी की जब बात करें या न्याय के लिए युद्ध की जब बात करें, है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम कुछ सच के लिए, सच की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए, है ना, या आप किसी के उत्पीड़न से किसी को मुक्ति दिलाने के लिए जब हम युद्ध लड़ते हैं, है ना, तो उसको हम जस्ट वार थ्योरी, जस्ट वार के तौर पर हम लोग जान सकते हैं। जस्ट वार का मतलब भी हुआ कि आप सही के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, सही के लिए आपने हथियार उठाया है, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, न्याय दिलवाने के लिए, है ना, किसी को शोषण से मुक्त आपको करवाने के लिए, किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना। तो उसको जब उसके लिए जब हम युद्ध का सहारा लेते हैं, शस्त्र हम उठाते हैं, तो उसको हम जस्ट वार कहते हैं। आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन जो है अपने हथियारों को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था युद्ध के मैदान में, तो कृष्ण भगवान ने उसको जस्ट वार के नाम पर ही जो है युद्ध की प्रेरणा दी थी कि ये न्याय के लिए युद्ध है। सामने आप मत देखो कौन आपके बंधु हैं, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, सिर्फ आप ये देखो कि ये जो युद्ध आप लड़ रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, यानी सही उद्देश्य के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं। और जब न्याय के लिए आप लड़ते हैं, सत्य की रक्षा के लिए आप युद्ध लड़ते हैं, तो फिर परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, सामने वाला कौन पक्ष है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था। उसके बाद अर्जुन ने फिर आपको अपना गांडीव उठाया था। तो महाभारत की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो भी एक तरह से जस्ट वार ही था, न्याय के लिए युद्ध थी। हक, अधिकार, सत्य, न्याय आदि की रक्षा के लिए ही वो युद्ध आपको रचा गया था। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के युद्ध आपको ज़्यादा कदा होते हैं, है ना, जब हम आपको जाने अनजाने इस तरह के युद्ध में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका ने आपको ये अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, या इज़राइल ने आपको फ़िलिस्तीन के आतंकी जो संगठन जो हैं उसके ऊपर आपको हमला किया, या यूएन के नेतृत्व में कई बार हमला होता है, आपको इराक के ऊपर हमला हुआ था। तो इस तरह के ये आपको नाटो के आपको नेतृत्व में, तो इस तरह के युद्ध जो लड़े जाते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है ना, जो भी युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो आक्रमण करते हैं, है ना, उनका पक्ष होता है कि हमने आपको सत्य के लिए लड़ाई लड़ाई, है ना। इराक के ऊपर जब अमेरिका ने आक्रमण किया था तो उसका पक्ष था कि इराक का जो शासक है, तानाशाह है, वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है ना। आपको लोगों की स्वतंत्रता को जो है आपको वहाँ उसको जो है अंकुश में रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बहाल करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए, यानी सत्य के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए वहाँ पर हम युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। आपने
आपने इसी तरह ईरान के संदर्भ में जो है अमेरिका का पक्ष सुना कि उसके पास जो हथियारों का न्यूक्लियर हथियार जो है वो वैश्विक शांति के लिए एक खतरा बन सकते हैं, इसलिए उसके साथ हम सख्ती बरत रहे हैं। तो जब भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती है जहां आपको लड़ाई में कूदने वाला या तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या किसी को अधिकार दिलाने के लिए या किसी के आपको गलत मानसिकता को रोकने के लिए, है ना, आप गलत इरादों से प्रेरित उनके आक्रमण, उनके हस्तक्षेप को रोकने के लिए जब युद्ध में हम लोग कूदते हैं तो ऐसे युद्ध को, है ना, जस्ट वार के तौर पर आपको माना जाता है ना। मान लिया जाए कि चाइना ने आपको भारत की ज़मीन हड़प ली, तो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हमने अगर युद्ध आरंभ कर दिया, युद्ध में हम अगर इन्वॉल्व हो गए, तो इस तरह का युद्ध जो कहा जाएगा जस्ट वार कहा जाएगा, है ना। मान लिया जाए कि हमें लगता है कि कोई कंट्री ऐसा है ना, वो भारत के आपको संप्रभुता या भारत के लोगों के ऊपर जो है आपको खतरा बनकर यहाँ पर आतंकी कार्रवाई को प्रायोजित कर रहा है या यहाँ जैविक हथियार वो छोड़ रहा है गुपचुप, और हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास तथ्य है, तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है, अपनी आपको लोगों की रक्षा के लिए जो है हम अगर हथियार उठाते हैं तो ऐसा युद्ध जो है वो न्याय के लिए युद्ध कहा जाएगा, जस्ट वार कहा जाएगा, है ना। तो जस्ट वार का मतलब भी हुआ, सीधा सा ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई कंट्री जब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, किसी के अधिकार को दिलाने के लिए, है ना, किसी कंट्री को या किसी कंट्री के किसी कम्युनिटी को जो है शोषण से या आपको उनके मानवाधिकारों के हनन से उनको मुक्त करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आपको जब युद्ध में लड़ते हैं, है ना, युद्ध का आरंभ करते हैं, तो उनको हम जस्ट वार कहते हैं, है ना। ये चीज़ है। इसके पीछे कुछ वैचारिक पक्ष हैं अलग अलग, थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ समझेंगे। एक तो आदर्शवादी पक्ष है। आदर्शवादी पक्ष का मानना है कि युद्ध जो होता है, आइडियली ही युद्ध आपको गलत होता है, क्योंकि युद्ध से केवल नुकसान होता है, या हमारे पक्ष के लोग मरे या सामने वाले के पक्ष के लोग मरे, है ना, उनको नुकसान ही झेलना पड़ता है, दर्द ही इसमें मिलता है। तो युद्ध जो है, हथियार जो है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो गैर युद्ध या आपको हम ऐसे रास्तों को तलाशना होगा जो लॉन्ग टर्म में शांति स्थापित कर सकते हैं, जिसमें दोनों के पक्षों को संतुष्टि मिले, जहां पर हिंसा ना हो। इस तरह के रास्तों को अपनाना आपको सही होगा। तो आदर्शवादी पक्ष का मानना है कि न्याय के लिए भी आप अगर युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध गलत है। न्याय के लिए आप दूसरे रास्ते को अपनाएं, आप डिप्लोमेटिक रास्ते को अपनाएं, दबाव के रास्ते को आप अपनाएं, आप किसी और तरह के प्रतिबंध को लगा दें। अक्सर आपने देखा ही होगा, प्रतिबंध वगैरह भी आपको लगाए ही जाते हैं, है ना। मान लिया जाए ईरान अगर परमाणु हथियार अगर विकसित कर, आपने देखा होगा टाइम टू टाइम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। आर्थिक प्रतिबंध है या कूटनीतिक प्रतिबंध है ना, या अन्य तरह की सहायता के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तो इसका मानना है कि इस तरह के रास्तों का आप सहारा लेके जो है उसको आप ठीक करें आप, लेकिन ये युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। ये हमारी नैतिकता नहीं बोलती है कि हम न्याय के लिए भी युद्ध हम करें, हथियार उठाएं, ऐसा नहीं है ना। तो ये युद्ध से इनकार करता है। एक यथार्थवादी पक्ष जो है, आपको रियलिस्टिक पक्ष जो है, इसका मानना है कि कई बार जो है आपको युद्ध जरूरी हो जाता है। अगर भारत के संदर्भ में हम अगर कहें तो मान लीजिए बार बार की पीस वार्ता से कितनी ही हमने पीस वार्ता की, कितना ही हमने कन्विंसिंग के अलग अलग तरीके अपनाए, दबाव के तरीके अपनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने अपनी डिमांड रखी कि पाकिस्तान भारत में आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, हिंसा या आतंकवाद को बढ़ावा देने से आपको बाज आए, है ना, इस तरह की गतिविधियों को वो स्टॉप करे। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान अगर बात नहीं मान रहा है तो इस दृष्टिकोण के हिसाब से ऐसे लोगों को आपको सबक देने के लिए जो है एक बार हथियार उठाना आपको जरूरी हो जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, है ना, राष्ट्र के हित के लिए हम अगर हथियार उठाते हैं तो वो गलत नहीं है, इसका मानना है।
भाई ठीक है, एक बार झगड़ा होगा, एक बार आपको उनके पक्ष का भी नुकसान होगा, थोड़ा मेरे पक्ष का भी नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद जो है उस समस्या का समाधान हो जाएगा, आगे के लिए वो शांति स्थापित हो जाएगी, है ना। ये चीज है। सैन्यवाद, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, इनका मानना है कि सैन्य कार्रवाई को जो अक्सर हम नकारात्मक रूप में जो देखते हैं, ये गलत अप्रोच है। सैन्य कार्रवाई, है ना, कई बार अपरिहार्य हो जाती है ना। तो इसलिए जो है इसके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण का रखना वो गैर जरूरी है। उचित सत्ता का होना, इस सिद्धांत का मानना है कि कोई भी युद्ध जो है वो जस्ट तभी हो सकता है, आपको ये आपको न्यायसंगत तभी हो सकता है, उसको सही हम तभी ठहरा सकते हैं जब उचित सत्ता के द्वारा युद्ध की घोषणा की जाए। मान लिया जाए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंट्री के विरुद्ध हम अगर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं तो वहाँ पे उचित सत्ता का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर भारत के स्तर पर हमको युद्ध की घोषणा कर रहे हैं तो संसद की सहमति से अगर कार्यपालिका घोषणा अगर करती है, माने कोई भी इस तरह की चीज, है ना, तो यहाँ पर ये आप भारत में वो आपको चूंकि लोकतंत्र ही है, आपको जनता द्वारा निर्वाचित चूंकि सरकारी है, तो कार्यपालिका को भी आपको ये अधिकार है ना, वो भी एक उचित सत्ता रखती है, क्योंकि वो जनता की इच्छा के आधार पर ही काम करती है। तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति अगर युद्ध की घोषणा करता है तो यहाँ उचित सत्ता होगा, और अगर वो संसद को भी विश्वास में अगर ले ले तो ये और ज़्यादा उचित सत्ता का उदाहरण होगा। क्योंकि लोकतंत्र में जितना काम जनता को विश्वास में लेके किया जाएगा, उस सत्ता की स्वीकार्यता जो है, उस फैसले की स्वीकार्यता जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। आत्मरक्षा, ये सिद्धांत कहता है कि भाई अगर अपनी रक्षा के लिए हमें कुछ भी अगर करना पड़े, है ना, युद्ध का सहारा लेना पड़े, तो उसमें कोई अनैतिकता नहीं है ना। मान लिया जाए कि हमें किसी देश से या किसी आपको कम्युनिटी से अगर इस तरह खतरा हो रहा है कि मेरा अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, तो ऐसे में हम अगर हथियार उठाते हैं, युद्ध का सहारा हम लेते हैं, तो वो न्यायसंगत माना जाएगा, है ना, वो अनुचित नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह कोई राष्ट्र भी अगर अपनी रक्षा के लिए अगर हथियार का सहारा उठाता है, युद्ध की घोषणा करता है या युद्ध में शरीक हो जाता है, तो वह नैतिक माना जाएगा इस सिद्धांत के हिसाब से। परिणामवाद, है ना, परिणामवाद का जो मानना है कि युद्ध की घोषणा के पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। अल्टीमेटली जो परिणाम जो हासिल जो होता है ना, वही युद्ध को जस्टिफाई करता है। अगर परिणाम अगर प्लस में है ना, मान लिया जाए हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और युद्ध से एक परमानेंट एक सोल्यूशन अगर निकल गया और आगे की जो आतंकवादी कार्रवाई जो निरंतर होती रहने वाली थी वो अगर रुक गई और पाकिस्तान का भी थोड़ा भला हो गया, अब वहाँ की भी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आपको वहाँ के विकास के ऊपर काम कर रही है और भारत में भी अगर शांति स्थापित अगर हो गई है, तो ये युद्ध जो है नैतिक रूप से सही माना जाएगा इस सिद्धांत के हिसाब से, है ना। तो अलग अलग थ्योरी है इसके संदर्भ में, जस्ट वार के संदर्भ में, कि युद्ध आपको कहाँ तक नैतिक है, किस स्थिति में नैतिक है, उसके संदर्भ में अलग अलग मत थे। अब है युद्ध की 3 स्थिति होती है जब हम युद्ध में एंट्री करना चाह रहे होते हैं, यानी युद्ध करने के पहले किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, है ना, कौन से नैतिक पक्ष हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, वो चीज है। एक तो है उचित कारण, है ना, इसमें 6 सिद्धांत हैं जो क्राइटेरिया जो बनाए गए हैं, आपको मोरल क्राइटेरिया जो है इसमें जस्ट वार थ्योरी में, वो युद्ध के पहले के हैं, युद्ध के समय के हैं, युद्ध के पश्चात के हैं। युद्ध के पहले के 6 क्राइटेरिया है। एक तो युद्ध का कारण उचित होना चाहिए, है ना। मान लिया जाए हमारे पास साक्ष्य है कि कोई पार्टिकुलर कंट्री ऐसे हथियारों को विकसित कर रहा है, कोई जैविक हथियार को विकसित कर रहा है और उस जैविक हथियार का वो इस्तेमाल भी कर रहा है आप गुपचुप तरीके से, और भविष्य में उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं, पूरे विश्व को संकट में डालने के इरादे अगर हैं, मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम अगर वैश्विक रूप से हम गठबंधन करके ऐसे देश के विरुद्ध अगर कार्रवाई करते हैं
और इसके साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त रूप से, तो इसको उचित कारण माना जाएगा। चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब अपनी रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना, तो इसको उचित कारण माना जाएगा, है ना। कोई एक पार्टिकुलर कंट्री है, वो किसी खास नस्ल के लोगों का नरसंहार कर रही है और उनको बचाने के लिए उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगर युद्ध की घोषणा कर दी तो उसको उचित कारण माना जाएगा। तो युद्ध के पीछे जो है, जब भी हम युद्ध की घोषणा करते हैं या युद्ध में इन्वॉल्व हम हो रहे होते हैं, तो जरूरी है कि उसके पीछे ठोस कारण हो, उचित कारण हो, ऐसे कारण हो जिसको जस्टिफाई हम कर सकें, और वो कारण जो है काल्पनिक ना हो बल्कि वो कारण फैक्चुअली सही हो, उसके पीछे हमारे पास आधार हो, तथ्य हो, सबूत हो, है ना, ये चीज। दूसरा नैतिक पक्ष है कि सही इरादा होना। सही इरादे का मतलब ये हुआ कि एक तो हमने युद्ध की घोषणा की, हमने कारण बताया कि इसके पीछे ये कारण है, लेकिन अंदर से इरादा मेरा कुछ और है। तो यहां इसका कहना है कि इरादा भी आपका ठीक होना चाहिए। मान लिया जाए जैसे अरब कंट्रीज में यूएसए और रशियन या चाइना किसी भी तरीके से युद्ध में अगर इन्वॉल्व हो रही है और वो अगर ये कर रही है कि यहाँ मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र की बहाली करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना, यहाँ के तानाशाह से वहाँ के लोगों को मुक्त कराने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असली इंटेंशन उनके पीछे वहाँ के पेट्रोलियम रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करना है, अगर ये इंटेंशन है तो इसको अनैतिक माना जाएगा, अनुचित माना जाएगा। इसका मतलब कि युद्ध के पीछे जो है कुछ छिपा हुआ गलत इरादा भी नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि उचित कारण तो होना ही चाहिए और इरादा भी आपका नेक होना चाहिए, तभी वो युद्ध जो है वो जस्ट माना जाएगा। अगर उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है ना, ऐसा स्वार्थ छल है, कोई धोखा है उसके पीछे, आपको गलत मनसा अगर आपकी है ना, तो वो फिर अनजस्ट वार आपको कहा जाएगा, है ना, ये चीज है। युद्ध के लक्ष्य के अनुरूप साधन होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में जो कुछ भी हम वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, युद्ध की जो कुछ भी हमारी रणनीति जो है वह हमारे टारगेट के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या हमारी छोटी है और युद्ध में हमने आपको बड़े बड़े जो है हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, परमाणु बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो युद्ध का जो डेंसिटी है, युद्ध की जो व्यापकता है ना, वह जो है हमारे टारगेट के हिसाब से ही होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना, ये चीज है। सफल की संभावना होनी चाहिए। सफल की संभावना का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना होगा कि युद्ध में हम अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो आक्रमण से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि आक्रमण करने से युद्ध किसी परिणाम में कन्वर्ट नहीं होगा, जो सोचकर, जिस इरादे के साथ, जिस पर्पज से हम युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध की घोषणा हम कर रहे हैं, वह हासिल नहीं होगा, तो ऐसे में युद्ध से परहेज करना चाहिए, है ना, ये चीज है। उचित सत्ता के द्वारा, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना, कि जब भी युद्ध की घोषणा हो तो उसका एक उचित सत्ता होना चाहिए। जैसे भारत में राष्ट्रपति है ना, और राष्ट्रपति या कार्यपालिका इस क्रम में संसद का भी विश्वास अगर हासिल कर ले तो और अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया जाए यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये उचित सत्ता का उदाहरण हुआ। अंतिम विकल्प, यानी कि कोई भी देश के खिलाफ हम अगर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, है ना, तो युद्ध हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। बाकी सारे रास्ते पहले हम ट्राई कर लें और जब लगे कि नहीं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते हमारे फेल हो चुके हैं, युद्ध ही एकमात्र उपाय है, तभी युद्ध का सहारा लेना चाहिए। ऐसा युद्ध करने के पहले की नैतिकता बोलती है। तो ये 6 नैतिक पक्ष है, मोरल प्रिंसिपल है, मोरल क्राइटेरिया है, जिसका हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है बिफोर इंटर इन वार। युद्ध में एंट्री के पहले हमें ये 6 क्राइटेरिया को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब युद्ध के समय
युद्ध के समय यानी कि युद्ध अगर आरंभ हो चुका है तो उसमें कौन से मॉरल क्राइटेरिया या कौन से नैतिक पक्ष जो है हमें ध्यान में रखने जरूरी है। ये दो चीज है, एक तो डिस्टिंक्शन का है, प्रोपोर्शनलिटी का है, दो सिद्धांत है। डिस्टिंक्शन का मतलब कि मान लिया जाए आपने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध अगर हो गया और हमने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण अगर कर दिया, तो डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ ये देखना होगा कि हम जो पाकिस्तान पर जो बम बरसा रहे हैं, पाकिस्तान पर जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो वहाँ के आम लोग हैं, है ना, जिनका भारत में आतंकी कार्रवाई से कोई रिश्ता नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट उनका नहीं है, उनको हम इस युद्ध से अलग रखें। यानी इस तरह से हम युद्ध की रणनीति बनाएं कि उन लोग को नुकसान ना हो, केवल उन लोग को नुकसान हो जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें नुकसान पहुंचाने में जो है किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। तो ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है ना, कि जब हम मिसाइल बरसा रहे हैं, जब हम गोले हम छोड़ रहे हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखें कि जो पब्लिक का एरिया जो है ना, जो आम नागरिकों का क्षेत्र है, हॉस्पिटल है ना, तरह तरह की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा जो उनका क्षेत्र है, जो वहाँ की आपको वहाँ के समाज के लिए आपको जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उनको नुकसान कम से कम हो। भाई अनजाने में नुकसान हो गया, मान लिया जाए कोई ऐसा मोहल्ला है, उसी मोहल्ले के बीच में अगर कोई उस तरह का आतंकियों के प्रशिक्षण का अगर केंद्र है और हमने वहां बम छोड़ा, तो आसपास से कुछ लोगों को नुकसान होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम जो है नुकसान उन लोगों को हो जिनका आतंक से या हमें नुकसान पहुंचाने से कोई रिश्ता नहीं है ना। तो डिस्टिंक्शन का मतलब ये हुआ। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही हुआ कि जो युद्ध में हम हथियारों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, युद्ध में जिस भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना होगा कि उसकी मात्रा, उसकी डेंसिटी, उसकी गहराई उसी हिसाब से हो कि केवल हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। यानी कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, एक हलचल पैदा करने के लिए हमने एकदम तरातर सारी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करें, वैसे ही हथियारों का इस्तेमाल करें जो हमारे टारगेट को केवल पूरा कर दें, बस। इसके बाद है युद्ध के पश्चात। युद्ध के पश्चात यानी युद्ध हो चुका, युद्ध समाप्त हो चुका, उसके बाद भी कुछ नैतिक पक्ष आपको रह जाते हैं, है ना, जो हमारे वार को जो है आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको जरूरी है। मान लिया जाए कि आपको भारत और आपको पाकिस्तान का युद्ध अगर हुआ है, तो युद्ध के पश्चात का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि जो आपको जहाँ भी जो युद्ध का प्रभाव रहा, वहाँ पे जिन लोगों को क्षति, मान लिया जाए हमने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर ली, तो अब यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ हम लोगों के पुनर्वास के लिए हम कोशिश करें। बीमार है, कोई दुर्घटनाग्रस्त है, उसके हम चिकित्सा की व्यवस्था करें, या वहाँ के सैनिक भी अगर हैं वो घायल हैं, है ना, वो घायल हैं या वो बंदी बनाए गए हमारे द्वारा, तो उनके साथ उचित ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके मानवाधिकारों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। वहाँ पे रोड है, पुल है ना, पुनर्निर्माण के काम है, ये सारी चीज़ें वहाँ फिर से रीस्टेब्लिश होनी चाहिए, है ना। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था या वहाँ की ज़िंदगी जो है वो पुनः एक नॉर्मल आपको उसके ऊपर जो है उस पर लौट के वापस आ जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना, कि हम आपको ये चीज़ करें। और जो भी पक्ष हमारी युद्ध से जुड़े हुए रहे, ठीक, हमने शक्ति का इस्तेमाल किया, है ना, और एक बार हमने युद्ध के द्वारा उसको हम जीत लिया, लेकिन नैतिकता बोलती है कि जीतने के बाद भी जो है हम सामने वाले जो है, सामने वाले को हम कोशिश करें कि हम कोई ऐसी संधि के लिए राजी कर लें जो थोड़ा उसको भी संतुष्ट कर ले और समस्या का एक स्थायी समाधान भी दे दे, है ना। केवल युद्ध करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिए। अगर सामने वाला पक्ष असंतुष्ट
आपको बना हुआ है तो, यानी युद्ध से हमने उसके इरादों को नाकाम कर दिया है ना, उसको हमने जीत लिया, लेकिन अब हम शांति के रास्ते पर चलने का उसको हम अवसर दें, और ये विद रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपराधिक कार्रवाई अगर होती है ना, हम अगर कोई आपराधिक कार्रवाई चलाते हैं तो केवल उन्हीं लोगों पर आपको कार्रवाई होनी चाहिए जो आपको षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक न्याय की भावना होनी चाहिए कि आपने अगर अपराध किया है तो आपको उसका दंड मिले, और उस दंड देने की प्रक्रिया में हमारी जो है वो प्रतिशोध की भावना ना हो कि हम जबरदस्ती जो है वैसे लोग को भी दंडित वो करने की कोशिश करें, है ना, जो इस प्रक्रिया से नहीं जुड़े थे, या उसको हम उसके अपराध से ज़्यादा हम दंड हम दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युद्ध के बाद भी हमें कुछ नैतिक पक्षों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई जो लोग घायल हो गए हैं उनका उपचार कराएं, जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी वापस अपनी पटरी पर लौट जाए, तो थोड़ा सा उस क्षेत्र का पुनर्विकास हम करें, पुनर्निर्माण करें। रोड अगर टूट गई है, रोड का निर्माण करें, पुल है। आपने देखा होगा अमेरिका जब अभी अफगानिस्तान में जब आक्रमण किया था, तो उसके बाद कई सालों तक जो है उसकी सेना वहाँ पर जो है पुनर्निर्माण के काम में आपको रुकी हुई थी, और अब वापस गई है वो। तो ये नहीं कि युद्ध हमने कर दिया, तहस नहस कर दिया और फिर मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो युद्ध के पश्चात भी जो है हमारी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती है, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। तभी हमारे वार को, हमारे युद्ध को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको न्याय संगत कह सकते हैं, है ना। तो ये था आपका न्याय संगत युद्ध, है ना, या वार एथिक्स, या मिलिट्री एथिक्स, या जस्ट वार, है ना, कुछ भी आप इसको कहें, चीज वही है। तो जस्ट वार थ्योरी में इतना ही आप लोग को हमको समझना था। तो इस क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नई क्लास में आपको इसी तरह कुछ अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू।